चलो करें स्टार्ट। तो भैया, कल हम लोगों ने दो तीन चीजें डिस्कस करी थी। एक लाइबिलिटी, सॉरी, लाइबिलिटी बच गई थी, कैपिटल, ड्राइंग और असेट्स। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कैपिटल का मतलब क्या होता है। भैया बताएंगे, भैया पीसीएम वाले भैया। हाँ भैया। क्या होता है कैपिटल का मतलब? बताओ। नहीं पता? अरे यार, कल इतने अच्छे से समझाया मैंने। द अमाउंट विच इज इनिशियली इन्वेस्टेड बाय ऑनर इनटू बिजनेस। बिजनेस चालू करते वक्त बिजनेस में जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल। ठीक है, क्या नाम है आपका, वापस बताओ। रियांश। यश। यश, नाम इतना अच्छा है तेरा और फिर तू बोलेगा नहीं तो कैसे चलेगा? भाई देखो, एक बात बताता हूँ, मतलब कोर्स वोर्स एक तरफ, इंसान में कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, आज के टाइम में मस्ट है। जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। और जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल है, भले उसके पास नॉलेज नहीं हो तो भी वो अपना जीवन चला लेगा। ठीक है, तो आप सबके लिए है, क्योंकि जब मैं भी इंदौर आया था ना भाई, तो मैं भी ऐसा ही था कि यार चलो, मतलब कहाँ किसी से बोलो, फिर बोलने में, बात करने में भी डर लगता था, थोड़ा हेजिटेशन होता था। ये चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, कि बात नहीं कर रहे हैं। अब जैसे हम तो बेचारे, क्या हम कितना, 10 तक तो हम वो स्कूल में पढ़े, वो विद्या निकेतन जो आरएसएस के स्कूल रहते हैं ना, उसमें हिंदी मीडियम में। अच्छा, वहां पे क्या लड़कियां अलाउड ही नहीं थी, भैया जी दीदी जी वाला काम था, तो बच्चा और उसमें वो वाला हो जाता है, कैसा, इंट्रोवर्ट हो जाता है ना। मेरे हिसाब से बच्चे को उसमें भेजना चाहिए, जहाँ पे लड़के लड़कियां दोनों। हाँ, तो उससे क्या होता है कि एक पर्सनैलिटी आपकी रहती है, अदरवाइज बच्चा क्या हमेशा गुन्ना की गुन्ना ही रह जाता है, हमारे गांव की भाषा में। ठीक है, तो आप लोगों को अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, जब मैं भी था तो मैं भी ऐसा ही था, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रातों रात ये सब चीजें हो जाएगी, लेकिन आप समझो कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल वीक है तो वो अपनी कमी है, वो अच्छी बात नहीं है भाई। ठीक है, जो कमी मुझ में थी और मैंने सुधारी वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को भी ये चीज इंप्रूव करना पड़ेगी, है ना। ना बोलना भी सीखना पड़ेगा। मेरी आदत है, मैं कभी ना नहीं बोल सकता हूँ। जैसे मेरे को किसी ने कोई काम बोला ना कि मयंक सर ये कर दो, तो मैं मना नहीं कर सकता हूँ, और वो ना नहीं बोलना आता है ना मुझे, उस चक्कर में मैं बहुत पीसता हूँ बहुत सी बार। ठीक है, तो आप लोगों को ये सीखना पड़ेगा अगर आपको कॉर्पोरेट्स में जाके काम करना है तो। ठीक है, अदरवाइज आपका इतना एक्सप्लॉइटेशन होगा कि आपको लगेगा कि मेरे को ही पागल समझते हैं ये लोग। ठीक है, और फिर एक दिन आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे सबसे। ठीक है, तो बहुत प्रोफेशनल आपका बिहेवियर होना चाहिए। ठीक है, एंड कम्युनिकेशन तो भाई सबसे प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं होगा तो आप डील नहीं कर पाओगे किसी से भी, है ना, आपका, और आप बोल नहीं पाओगे तो आपका एक्सप्लॉइटेशन होगा। ये फैक्ट है। अगले 2-4 साल बाद की मैं बात बता रहा हूँ कि आपको इस चीज का रिग्रेट होगा, आपको लगेगा कि मैं भूला पड़ जाता हूँ लोगों के आगे, ये सब चीजें फील होगी। ठीक है, तो इम्प्रूव करो चीजें, बातें किया करो सबसे। बाहर जो लोग घूम रहे हैं, जो दूसरे बच्चे हैं, उनसे टाइम पास में बात कर लिया करो, भैया क्या तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, है ना, सीए क्या होता है, सीएस क्या होता है, किसी से कुछ भी बात करो, बात करो, है ना। यहाँ से बस, सिटी बस में घर जा रहे हो तो सिटी बस में जो पास बैठ गया, और भाई क्या, कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो, कहाँ जॉब, ऐसे ऐसे बात करना स्टार्ट करो अननोन लोगों से, तो ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप होगा। समझ में आया? पहले कम्युनिकेशन जरूरी है, फिर उस कम्युनिकेशन को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है, एक अच्छा कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, उस पर फिर बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर आप बोलोगे ही नहीं तो फिर तो प्रॉब्लम है ना भाई, है ना। चलो, तो ये आज के टाइम में सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है अगर कोई इंसान इंट्रोवर्ट है तो, मेरा ये मानना भाई, है ना। कोई इंट्रोवर्ट है तो वो बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है उसके लिए। ठीक है, तो एक्सप्लोर करो चीजें, घबराओ मत किसी से, कोई खाएगा नहीं आपको। ठीक है, हाँ, तो कैपिटल का मतलब क्या हुआ यश, बता चल वापस। कैपिटल मतलब द अमाउंट जो बिजनेस स्टार्ट करते समय बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो खो जाता है कहीं, खो जाता है, मेरे को पता है ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो तू कहीं और खोया हुआ है, कोई दिक्कत, किसी की टेंशन, किसी की याद आ रही है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अभी आप फोकस रखना है ना, क्योंकि अब मैं तेरे को टारगेट कर लूंगा, फिर मेरे को जरा सा भी लगा कि तेरा ध्यान इधर उधर है तो मैं पूछूंगा तुझसे। ठीक है, चलो, तो सिंपल सी बात, द अमाउंट विच इज इनिशियली इन्वेस्टेड बाय ऑनर इनटू बिजनेस। ठीक है, जो भी पैसा या असेट्स, क्योंकि कैपिटल में बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और इट में बी इन द फॉर्म ऑफ काइंड।
तो जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया वो भी मेरी क्या है, कैपिटल। और अगर मैं पैसा इन्वेस्ट नहीं करता हूँ और अगर मान लो बिजनेस में कोई असेट्स ला कर देता हूँ, तो जितने की वैल्यू की असेट्स मैंने इन्वेस्ट करी है उसको भी क्या बोला जाएगा, कैपिटल। भाई अभी बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं, हाँ हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है जो तेरा मिस हो गया हो, ठीक है। कॉमर्स बैकग्राउंड ही है ना अपना, बस कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर आगे बात करते हैं। कैपिटल के बाद हमने पढ़ा था ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, पर्सनल यूज के लिए जो भी पैसा बिजनेस से निकाला गया उसको क्या बोला जाता है, ड्राइंग, ठीक है। अब ड्राइंग भी कैश में हो सकता है और इन काइंड हो सकता है। मान लो जैसे मेरे घर पे अगर मेरे को कोई जरूरत है और मैंने अभी 5 लाख रुपए निकाले, ठीक है, मेरे घर में शादी आ रही है, मेरे घर पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ भी रीजन है, मैंने अपने बिजनेस से 5 लाख रुपए पर्सनल यूज के लिए निकाले, उसको क्या बोला जाएगा, ड्राइंग। मैंने अगर अपने बिजनेस से कोई पर्सनल एक्सपेंसेस कर दिए, है ना, जैसे मेरी गाड़ी रिपेयर करवाई, उसका पेमेंट कहाँ से कर दिया, दुकान से। मेरे घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कहाँ से कर दिया, मेरी दुकान से, ठीक है। तो कोई भी मेरा पर्सनल खर्चा जो मैं दुकान से कर देता हूँ उसको भी क्या बोला जाता है, ड्राइंग, ठीक है। तीसरा, ड्राइंग भी इन कैश या इन काइंड हो सकता है। इन काइंड का मतलब क्या हुआ, अगर मैंने बिजनेस से कोई असेट्स भी निकाली है पर्सनल यूज के लिए तो उसको क्या बोला जाएगा बेटा, ड्राइंग। समझ में आ रही है। जैसे अगर मान लो मेरी दुकान है ना, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, अब मेरे ही घर का टीवी खराब हो गया, मैंने कहा यार एक नया टीवी ला कर लगा देता हूँ, मैंने अपनी दुकान से टीवी निकाला और घर पे लगा दिया। अब बिजनेस की असेट्स को मैंने कहा लिया, पर्सनल यूज में, तो इसको क्या बोला जाएगा, ड्राइंग। क्लियर है सबको। चलो उसके बाद हमने पढ़ा था असेट्स, ठीक है। असेट्स मैंने मैंने आपको बताया था कि हमारे बिजनेस की सारी संपत्तियां, प्रॉपर्टीज जो हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाती है एंड विच इज ऑन्ड बाय बिजनेस, जिसका मालिक कौन है, बिजनेस, उसको क्या बोला जाएगा, बिजनेस की असेट्स। असेट्स को फिर हमने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया था, बोलो कौन कौन से, करंट, नॉन करंट और फिक्टिशियस, ठीक है। करंट असेट्स क्या होती हैं, वेरी गुड। करंट असेट्स मतलब शॉर्ट टर्म असेट्स, है ना, जिसको हम शॉर्ट टर्म असेट्स भी बोलते हैं। ऐसी असेट्स जो विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाती है या जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से कम पीरियड के लिए मिलता है, उन्हें क्या बोला जाता है, करंट असेट्स, ठीक है। दूसरी होती है नॉन करंट असेट्स, जिसको हम लॉन्ग टर्म असेट्स या फिक्स्ड असेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। नॉन करंट असेट्स का मतलब होता है ऐसी असेट्स जिसका बेनिफिट मुझे एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा पीरियड के लिए मिलने वाला है, उसको क्या बोलूंगा, नॉन करंट असेट्स, ठीक है। फिर हमने नॉन करंट असेट्स के फर्दर 2 क्लासिफिकेशन किए थे, कौन कौन से, टेंजिबल और इंटेंजिबल, ठीक है। टेंजिबल असेट्स का मतलब क्या होता है, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, ऐसी असेट्स को क्या बोला जाता है, टेंजिबल असेट्स, ठीक है। और इनटेंजिबल असेट्स का मतलब क्या होता है, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। समझ में आया, जिसको हम देख नहीं छू सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन हमारे बुक्स में जिसकी वैल्यू होती है, जैसे आपने गुडविल ली, ठीक है, आपने पेटेंट का पेमेंट किया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, है ना, ये सब आपका क्या है, इंटेंजिबल असेट्स, ठीक है। थर्ड वेराइटी ऑफ असेट्स वाज फिक्टिशियस असेट्स, जहां पे अपन ने कल क्लोज किया था। फिक्टिशियस असेट्स का मतलब क्या होता है, ऐसे फेक असेट्स, ठीक है, दे आर फेक असेट्स जो वास्तविकता में असेट्स नहीं है, लेकिन हमारे अकाउंटिंग के रूल्स की वजह से हमें उन्हें बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखना पड़ता है, ठीक है। देखो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है इंटेंजिबल असेट्स आर फिक्टिशियस असेट्स, गुडविल फिक्टिशियस असेट्स है, ऐसा भी लगता है बहुत सारे लोगों को, ठीक है। लेकिन इंटेंजिबल और फिक्टिशियस अलग अलग है बेटा। देखो इंटेंजिबल क्या है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन वो असेट्स है। ऐसा नहीं है कि वो असेट्स नहीं है, क्या गुडविल हमारी असेट्स नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं, वो बात अलग है। फिक्टिशियस असेट्स जो है उनका तो अस्तित्व ही नहीं है, वो वास्तविकता में असेट्स होती ही नहीं है, ठीक है। जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, जिसका मैंने कल एग्जांपल दिया था, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, सपोज आपने कोई डिबेंचर इशू किए 10 लाख रुपए के, ठीक है, इशू करते समय आपने उन पे 50,000 रुपए का डिस्काउंट दिया। अब मान लो अगर वो डिबेंचर की लाइफ 5 साल है, तो वो डिस्काउंट जो 50,000 का है वो 1 साल का नहीं है, कितने साल का है, 5 साल का। तो 5 साल तक उसको थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ किया जाएगा, ठीक है। तो अभी मुझे उसे मजबूरी में क्या लिखना पड़ेगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड, समझ में आया। फिर हर साल में उसको थोड़ा थोड़ा क्या करूंगा बेटा, राइट ऑफ करूंगा। क्लियर है सबको, ठीक है। तो अब बैलेंस शीट की एसेट साइड डिस्काउंट दिख रहा है, तो आप सोचो क्या वो डिस्काउंट आपकी एसेट्स है, नहीं, वो तो सिर्फ एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो हमारे रूल्स की वजह से हमने सीखा था कि भाई कैपिटल नेचर के खर्चे को कहाँ लेके जाना है, असेट साइड। तो हमारे रूल की वजह से उसे बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखा गया है, लेकिन वास्तविकता में वो कोई असेट्स नहीं है। समझ में आ रही बात, ठीक है।
उसकी देखो असेट्स क्या होता है, जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू, जिसको हम बेच सकते हैं और कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, समझ में आया? ठीक है, तो फिक्टिशियस असेट्स असेट्स ही नहीं, क्यों? क्योंकि हम उसको बेच ही नहीं सकते। क्या आप डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को मार्केट में ले जाके बेच सकते हो क्या? नहीं। लेकिन जितनी भी टेंजिबल इंटेंजिबल किसी भी तरह की असेट्स है, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू होती है। डेटर है, कैश में कन्वर्ट होंगे, स्टॉक है, कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, मशीनरी बिल्डिंग फर्नीचर कैश में कन्वर्ट हो सकता है, गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क कैश में कन्वर्ट हो सकता है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये असेट्स है। ठीक है, इंटेंजिबल असेट्स भी असेट्स है, उसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन फिक्टिशियस असेट्स असेट्स होती ही नहीं है, उनको कैश में रियलाइज नहीं किया जा सकता। अभी क्लियर है? ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें भाई, है ना? ये मैं इतनी बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, मुझे पता है आप लोग पढ़ के आए हो, लेकिन हम और इसको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि हो सकता है आप लोग जब इंटरव्यू पे जाओ तो आपसे ऐसी छोटी छोटी बातें पूछी जाए, समझ में आया? आपसे कोई छोटा सा एडजस्टमेंट पूछ लिया, आपसे कोई एंट्री पूछ ली, ठीक है, आपसे इस तरीके की चीजें पूछ ली कि फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है, तो हम लोगों को इसका मीनिंग पता होना चाहिए भाई, समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट टर्म हमारी बच गई थी, उसके बाद हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे, और वो लास्ट टर्म क्या थी? लाइबिलिटीज। ठीक है, चलो। लाइबिलिटीज का मतलब होता है एनी अमाउंट विच इज पेबल बाय बिजनेस टू एनीवन, हमारे बिजनेस द्वारा कोई भी पैसा किसी को दिया जाना है तो उसे क्या बोला जाएगा? लाइबिलिटी। ठीक है, अब जैसे असेट्स तीन तरीके की होती थी, हमारी लाइबिलिटी दो तरीके की होती है। एक होती है करंट लाइबिलिटी, और एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, करंट मतलब वही शॉर्ट टर्म, नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म। ठीक है, अब करंट लाइबिलिटी क्या होगी? शॉर्ट टर्म, मतलब ऐसी लाइबिलिटी जिसका पेमेंट मुझे एक साल के अंदर अंदर करना है, ऐसी लाइबिलिटी को क्या बोला जाएगा? करंट लाइबिलिटी। और ऐसी लाइबिलिटी जिसका पेमेंट एक साल से ज्यादा पीरियड तक होगा उसे क्या बोला जाएगा? नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, करंट लाइबिलिटी के एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल योर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर कौन होते हैं, कौन बताएगा? क्रेडिटर मतलब जिनसे हमने उधार में माल खरीदा और जिनको पैसे देना है। ठीक है, अब अगर आप किसी से उधार में माल खरीद के लाए तो आपको कितने दिन की उधारी दे देगा वो? हफ्ता, 15 दिन, महीना भर? ऐसा तो होगा नहीं कि आप कहीं से 10,000 रुपए का माल खरीद के लाए, उसने आपकी 5 साल की किस्तें बांध दी कि भैया 5 साल तक 2-2 हजार रुपए करके दे देना, ऐसा होगा क्या? नहीं। तो अगर आपको किसी ने उधार माल दिया है मतलब आपका क्रेडिटर है, तो जनरली विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर हमें उसे पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी लाइबिलिटी जो एक साल के अंदर अंदर रीपे की जाती है वो कौन सी लाइबिलिटी होती है? करंट। और जिसका पेमेंट एक साल से ज्यादा पीरियड तक चलता है उसे क्या बोला जाता है? नॉन करंट। ठीक है, अब ये जो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी होती है इसका एग्जांपल क्या होगा? जैसे आपने बिल्डिंग बनाने के लिए लोन लिया, ठीक है, अब बिल्डिंग बनाने के लिए लोन लिया तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप 2-4-6 महीने में बैंक को पूरा पैसा वापस कर दोगे, ऐसा होगा क्या? नहीं। ठीक है, कम से कम 10 साल, 15 साल, 20 साल तक की भी किस्त उसमें चल सकती है, मतलब अगले आने वाले कई सालों तक उसका पेमेंट किया जाएगा, उसे क्या बोला जाता है? नॉन करंट लाइबिलिटी। क्लियर है यहाँ तक सारी टर्म्स? पक्का? तुमने आज 30 पे ही कर दिया, वही मैं सोच रहा हूँ गर्मी क्यों लग रही है? कम मतलब 18 और ज्यादा मतलब 30 है? सर को इसको इसको निपटा दो। मैं सोच रहा हूँ आ गया है ठंडे ठंड पानी से, ये भयंकर गर्मी क्यों लग रही है? हाँ, चल। अब एक नई चीज हम लोग पढ़ते हैं, आपने कॉन्सेप्ट का नाम सुना होगा, ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट सुना है क्या? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि अकाउंटिंग में हम जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उनके दो एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। ठीक है, अकाउंटिंग में आप जो भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे उसके दो एस्पेक्ट होंगे, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, एंड ऑलवेज द टोटल ऑफ डेबिट साइड विल बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। समझ में आया? ठीक है, ये हमारा अकाउंटिंग का बहुत बेसिक सा रूल है, और इसी रूल के वजह से आप जब बैलेंस शीट बनाते हो तो बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड और असेट साइड दोनों क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। समझ में आया? क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के आपने दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया, तो एक एस्पेक्ट डेबिट हुआ, दूसरा एस्पेक्ट क्रेडिट हुआ।
एंड ऑलवेज द टोटल ऑफ डेबिट साइड विल बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। इसी वजह से, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हमारा बैलेंस शीट का दोनों तरफ का टोटल मैच होता है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे ड्यूअल एस्पेक्ट कैसे काम करता है, ठीक है। अभी हम ये नहीं समझेंगे कि इसमें से डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा, वो बात की बात है, ठीक है। अभी अपने को सिर्फ ये समझना है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उससे कौन कौन से एस्पेक्ट पे इफेक्ट आता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फर्नीचर खरीदा 20,000 रुपए का कैश में, ठीक है। तो मेरे पास फर्नीचर आया और मेरे पास से कैश गया, समझ में आया? दो इफेक्ट हुए। मैंने क्या लिया? फर्नीचर, तो मेरे बिजनेस पे फर्नीचर आया। अब फर्नीचर लाया तो मैंने 20,000 रुपए दिए होंगे सामने वाले को, तो मेरे बिजनेस से कैश गया 20,000 रुपए, ठीक है। तो फर्नीचर आया और कैश गया। अब इसमें से डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा, उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी हमें सिर्फ किससे मतलब है? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से, कि अगर हमारे अकाउंटिंग में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो उससे हमारे कौन कौन से एस्पेक्ट पे इफेक्ट आएगा, अभी हम सिर्फ और सिर्फ उस पे बात करेंगे, ठीक है। और इस ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की वजह से ही बैलेंस शीट मैच हुआ। और बैलेंस शीट क्या बोलता है भैया आपका? असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज, ठीक है। और लायबिलिटी साइड में हम दो तरह की चीजें लिखते हैं, एक इंटरनल लायबिलिटी और एक एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी मतलब क्या होती है आपकी? कैपिटल, है ना। और कैपिटल के अलावा यहाँ पर क्या आ जाती है? एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी बोले तो करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? लायबिलिटी में आपने क्या लिखा? एक तो ये लायबिलिटी लिखी है, ठीक है, करंट और नॉन करंट। और दूसरी चीज आपने क्या लिखी हुई है? कैपिटल। तो हमेशा मैं ऐसा बोलूंगा कि असेट साइड का टोटल बराबर होता है किसके? कैपिटल और लायबिलिटी के। क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो हमने इससे एक इक्वेशन ड्रॉ करी दैट असेट्स विल ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, समझ में आ गया सबको? चलो, अब हम कुछ ट्रांजेक्शन लेंगे और इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे कि भैया ये ट्रांजेक्शन का हमारी इक्वेशन पे क्या इफेक्ट जाता है, ठीक है। अब यार इसमें ना दो पेज एक साथ चल सकते हैं क्या? ठीक है, चलो यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन लेते हैं, नीचे वाले पेज पे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने एक ट्रांजेक्शन लिया, पहला ट्रांजेक्शन, राकेश स्टार्टेड बिजनेस विद के ₹1 लाख। राकेश ने 1 लाख रुपए लगाकर अपना बिजनेस चालू किया, ठीक है। अब हम आते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। खिसक जाओ भाई। मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी इक्वेशन क्या होगी? असेट्स विल ऑलवेज इक्वल टू योर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। असेट्स विल ऑलवेज इक्वल टू योर लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। अब पहला ट्रांजैक्शन मुझे रिकॉर्ड करना है। पहला ट्रांजैक्शन मैंने क्या लिया? राकेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ठीक है। अब राकेश ने अगर बिजनेस चालू किया 1 लाख रुपए कैश लगाकर, तो हमारे बिजनेस में कैश आया। कितना कैश आया बोलो? 1 लाख रुपए। तो मैंने कैश लिख दिया यहाँ पर कितना? 1 लाख, ठीक है। दूसरा, राकेश ने जो 1 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किया उसको हम क्या बोलते हैं भैया? यश, कैपिटल, ठीक है। तो 1 लाख रुपए आपके कहां पे आ जाएगा? कैपिटल में आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, कोई कंफ्यूजन? इस ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट गए। राकेश ने 1 लाख रुपए लगाकर बिजनेस चालू किया तो बिजनेस में 1 लाख रुपया कैश आया। और जो पैसा राकेश ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया उसी को हमने क्या बोला? कैपिटल। और 1 लाख रुपए कहाँ लिखोगे आप? कैपिटल में, ठीक है। दूसरे ट्रांजेक्शन पे आते हैं। सेकेंड ट्रांजेक्शन, उसने अगले दिन दुकान खोली और अब अपने फर्नीचर लेके आया, अपना दुकान का काउंटर, अपने बैठने की चेयर, कस्टमर्स के लिए चेयर, ठीक है। तो उसने परचेज किया फर्नीचर फॉर ₹20,000 इन कैश। 20,000 की वैल्यू का माल वो कैश में खरीद के लाया, ठीक है। वापस चलते हैं।
ट्रांजेक्शन नंबर 2। ठीक है, 20,000 रुपए का उसने फर्नीचर खरीदा, तो बेटा बिजनेस में क्या आया? फर्नीचर। ठीक है, तो फर्नीचर मेरी असेट्स होती है, यहां पर मैं एक और हेड बनाऊंगा, फर्नीचर। ठीक है, कितने की वैल्यू का फर्नीचर खरीदा हमने? 20,000। तो मैंने फर्नीचर की वैल्यू कितनी लिख दी? 20,000। ठीक है, अब 20,000 का फर्नीचर हमने कैसे खरीदा? कैश में। तो अगर मैंने कैश में फर्नीचर खरीदा तो मैंने पैसे दिए होंगे, मतलब मेरे पास से कैश गया। ठीक है, चलो इससे क्या मेरी कोई लाइबिलिटी क्रिएट होगी? नहीं। क्या इससे मेरे कैपिटल पे कोई इंपैक्ट आएगा? नहीं। ठीक है, चलो अब जैसे ही आपके दो ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, फिर आपको क्या करना है? न्यू इक्वेशन बनानी है। अब न्यू इक्वेशन का क्या मतलब होता है? न्यू इक्वेशन का मतलब होता है कि इन ट्रांजेक्शन के बाद मेरे बिजनेस की आज की डेट में क्या स्थिति है। ठीक है, तो 1,00,000 रुपए मेरे पास कैश था, 20,000 रुपए मेरे पास से चले गया, तो अब मेरे पास कैश कितना रखा हुआ है? 80,000। फर्नीचर मेरे पास नहीं था पहली इक्वेशन में, लेकिन दूसरी इक्वेशन में मैंने फर्नीचर खरीदा, तो आज की डेट में मेरे बिजनेस में फर्नीचर रखा हुआ है 20,000 रुपए का। अभी मेरी लायबिलिटी कुछ भी नहीं है और कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब मेरी कैपिटल कैसी है? एज इट इज 1,00,000 रुपए। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलो अब आपका हमेशा असेट साइड का टोटल बराबर होना चाहिए लायबिलिटी प्लस कैपिटल के, जब भी आप न्यू इक्वेशन निकालोगे। यहाँ पर इज इक्वल्स टू के इस तरफ कैपिटल कितनी है? 1,00,000। इज इक्वल्स टू के इस तरफ असेट्स 20 और 80 कितनी हो गई? 1,00,000। समझ में आया? ये दोनों हमेशा बराबर चलने चाहिए। अगर आपने इसको बराबर नहीं किया, दैट मीन्स आपने ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है। क्लियर है? चलो और ट्रांजेक्शन लेते हैं। ये दो ट्रांजेक्शन में कोई परेशानी यश भैया? पक्का? चलो, आपकी आंखें एकदम से इतनी लाल क्यों हो रही है? हाँ भैया, कोई तकलीफ तो नहीं? इंदौर में कोई टेंशन, कोई डरा रहा है, चमका रहा है? बता देना आपने को। चलो आगे बढ़ते हैं। देखते हैं ना, मेरे को इस पे लिखने में बड़ा वो हो रहा है। परचेज्ड गुड्स, मान लो वो माल खरीद के लाया। ठीक है, फॉर ₹25,000 इन कैश। एक और सिंपल सा ट्रांजेक्शन। ठीक है, राकेश गुड्स खरीद के लाया, कितने की वैल्यू का? 25,000 का। कैसे खरीदा? कैश। चलो वापस आते हैं अपनी इक्वेशन पे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3, राकेश ने 25,000 रुपए की वैल्यू का माल खरीदा, तो क्या आया बिजनेस में? स्टॉक। ठीक है, जो माल हम खरीद के लाए उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक। ठीक है, कितने की वैल्यू का माल था भैया? तो यहाँ पर लिख दो 25,000 रुपए। इक्वेशन नंबर 3 के सामने कितना लिख दोगे? 25,000 का स्टॉक आया, तो स्टॉक की वैल्यू लिख दी यहाँ पे 25,000। ठीक है, मैंने इक्वेशन नंबर अगर 3 लिखा, तो 3 नंबर के सामने आपको सिर्फ वही ट्रांजेक्शन लिखना है जो इक्वेशन नंबर 3 में हुआ है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर तुमने धीरे से 20,000 भी लिख दिया, यहाँ पे 80,000 भी लिख दिया। ध्यान रखना, जिसमें चेंज आया इक्वेशन नंबर 3 से, बस उसी ट्रांजेक्शन को लिखना है। ठीक है, तो 25,000 का स्टॉक आया, तो मैंने इक्वेशन नंबर 3 के सामने स्टॉक लिख दिया कितने का? 25,000 का। ठीक है, आगे 25,000 का माल मैंने कैसे खरीदा भैया? कैश में। ठीक है, तो अगर मैंने माल खरीदा तो क्या मेरे पास से पैसा गया होगा? हाँ, तो 25,000 रुपए मैंने कैश में से माइनस कर दिया। बोलो कोई परेशानी? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या फर्नीचर